शिवाक्षी परेशान हो चुकी थी। रुद्रम की कोई खबर नहीं थी। थक हार कर वो हॉल में सोफे पर बैठ गई और अपने फोन को देखने लगी कि रुद्रम उसे फोन करेगा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया लेकिन रुद्रम की कोई खबर नहीं मिली। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं शिवी, तू इतनी कमजोर नहीं है, हिम्मत रख, वो किसी जरूरी काम से गए होंगे, मुझे उन्हें और उनके काम को समझना होगा। ऐसे बार बार गुस्सा करना और उन्हें गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा। शिवाक्षी खड़ी हुई और ऊपर अपने रूम में चली गई। उसने अलमारी से एक अच्छी सी गुलाबी रंग की साड़ी निकाली और बाथरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और कांच में देखकर अपने बालों को सेट करने लगी। शिवाक्षी सिंदूर की डिब्बी को उठाने लगी तो वो उसके हाथ से छूट गई, पर जैसे ही गिरने वाली थी शिवी ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। ऐसा तो कभी नहीं होता, आज क्यों हो रहा है? शिवाक्षी ने आह भरी और अपनी मांग भर डॉट दी। बेड पर बैठकर उसने दोबारा से रुद्रम को कॉल किया, पर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। शिवाक्षी का मन उदास हो गया। वो दुखी मन से उठी और नीचे चली गई। न तो उसने नाश्ता क्यों ना ही कुछ बोला। घर के नौकरों ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और बाहर बगीचे में टहलने लगी। दोपहर हो चुकी थी। रुद्रम की कोई खबर नहीं थी। शिवाक्षी ने परेशान होकर एक ग्लास पानी पी लिया और वापस रुद्रम को कॉल करने लगी। 4 से 5 बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, सीएम साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आपको जरूरी काम है तो बताकर भी जाया जा सकता है ना, और कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आइए आपको बताती हूँ। शिवाक्षी को गुस्सा भी आ रहा था और उतना ही डर भी लग रहा था। वो भगवान से रुद्रम की सलामती की दुआएं कर रही थी। मुंबई सिटी से थोड़ा बाहर एक जगह जहां पर बहुत कम ही निवास एरिया था, बिखरे और दूरी पर कुछ घर और दुकानें बनी हुई थी। इस एरिया में शांति थी। वातावरण शुद्ध और पवित्र था क्योंकि शहर से थोड़ा दूर था। शहर से शोर शराबा और प्रदूषण से मुक्त इस एरिया में एक वृद्ध अनाथ आश्रम भी बना हुआ था, जिसमें आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आज वहां सीएम साहब जो आने वाले हैं और उसकी खबर सिर्फ आश्रम वालों को ही थी। आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं था। आश्रम के चारों तरफ अजीब सा माहौल बना हुआ था, जैसे यहाँ कोई तूफान आने वाला हो। शाम के 5:30 बज चुके थे। एक बड़ी सी ट्रक आश्रम के आगे आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 आदमी बाहर निकलकर सीधा आश्रम में घुस गए। रास्ते में उनको आश्रम का मैनेजर मिल गया, जिसका नाम लोकेश था, जिसके चेहरे पर बड़ी और घनी दाढ़ी उगी हुई थी। आंखों पर बड़े बड़े काले नंबरों वाले चश्मे पहन रखे थे। उसकी उम्र यही कोई 50 साल की होगी। वो उन सभी आदमियों को घूर कर बोला, अरे अरे भाई, इतने सारे कहाँ घुसे जा रहे हो? उन आदमियों में से एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा हुआ था और उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, काई भाऊ, आपने ही तो हम रसोइये को बुलवाया था आज के फंक्शन के लिए। देखो, अपने सभी आदमियों को लेकर आया हूँ। ये खाना बना भी देंगे और परोस भी देंगे, बाद में बर्तन को धो भी देंगे, इसलिए इतने आदमी ले आया। उस आदमी की बात सुनकर लोकेश ने अपने चश्मे को ऊपर नीचे किया और बोला, खाना एकदम मस्त होना चाहिए। आज सीएम भाऊ आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझल?
उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया और वो सब अंदर चले गए। उनके जाते ही लोकेश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो सभी आदमी आश्रम के किचन में चले गए और अचानक रुक गए। सबसे आगे खड़ा आदमी उन सब के सामने जाकर खड़ा हो गया और हैवान की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर बाकी आदमी भी हंसने लगे। उस आदमी ने अपनी कैप उतारी और गुरूर से बोला, अब बस उस सीएम के आने की देरी है, क्योंकि उसकी मौत लूकस तो यहाँ आ ही गया है। लूकस के चेहरे पर हद से ज्यादा घमंड नजर आ रहा था। उसे रुद्रम का इंतजार था। तभी उन आदमियों में से जॉनी आगे आया और बोला, एमा लूकस, अब काम पर लग जाते हैं, वरना इन आश्रम वालों को शक हो सकता है। लूकस, सब लोग खाना बनाना शुरू करो, वो आता ही होगा। सभी आदमी अपने अपने काम पर लग गए। लूकस उन सब की निगरानी करने लगा और जॉनी उसके साथ साथ घूमने लगा। सीएम हाउस। शिवाक्षी को अब हद से ज्यादा डर लग रहा था। अब तो उसका दिल भी घबरा रहा था। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। अब वो लगातार रुद्रम को कॉल किए जा रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपने आसपास खड़े सभी नौकर और गार्ड को देखा और गुस्से से बोली, तुम सब नकारे हो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे घर का मालिक कहीं चला गया है और तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिन रात जगे हुए रहते हो, फिर भी अपने भाऊ की, अपने सीएम की खबर नहीं तुम सबको। ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। सच सच बोलो, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कहाँ है सीएम साहब? बोलो। कोई कुछ नहीं बोला। सब के सब सिर झुकाकर उसके सामने खड़े रहे। शिवाक्षी को और गुस्सा आया। उसने पास में रखे कांच के पानी के ग्लास को तोड़ दिया और जग को उठाकर फेंकने लगी। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। उसे रुद्रम के अलावा कोई संभाल नहीं सकता था, पर रुद्रम वहां मौजूद नहीं था। शिवाक्षी की सांसें फूलने लगी। वो घबरा गई थी। उसे पक्का एहसास हो चुका था कि रुद्रम के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वो उस का फोन नहीं उठा रहा था। शिवाक्षी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने कल रात के बाद से रुद्रम को देखा तक नहीं था। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और अपने फोन को उठाकर दोबारा रुद्रम को कॉल करने लगी। कोई जवाब नहीं मिला। शिवाक्षी जोर से चिल्ला उठी, जिस से सभी लोग डर गए और उसके लिए परेशान हो गए। शिवाक्षी रोते हुए गार्डन की जमीन पर बैठ गई और अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, पर आज उसने अपनी सारी हिम्मत खो दी थी। रुद्रम के प्यार ने उसे कमजोर बना दिया था। वो इसके बिना एक पल नहीं रह पा रही थी, और यहाँ तो सुबह से शाम होने आई थी, उसका कुछ पता नहीं था। शिवाक्षी की हालत देखकर दूर खड़े गार्ड ने अपने फोन निकाला और पाटिल को फोन कर दिया। एक दो रिंग के बाद पाटिल ने कॉल अटेंड किया और बेहद धीमी आवाज में बोला, तुमको मना किया था ना, आज रात 9 बजे तक कॉल नहीं करना है तो काई को किया? बोलो। गार्ड, भाव को बता दीजिए, अब वहीनी कंट्रोल में नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। हम सब सुबह से उन्हें संभाल रहे हैं, कई बार झूठ बोले हैं, पर वहीनी समझने को तैयार नहीं है। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, अब जल्दी से कुछ करो। गार्ड की बात सुनकर पाटिल घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, तुम उन्हें हैंडल करो, मैं कुछ करता हूँ। गार्ड कॉल कट करके शिवाक्षी के पास आया और बोला, वहीनी, हम आपसे कह रहे हैं ना, भाऊ किसी काम से बाहर गए होंगे और रात तक वापस आ जाएंगे, प्लीज
अपने आप को संभालिए वरना भाऊ हमें छोड़ेंगे नहीं। शिवाक्षी, उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, सुबह से गायब है, कोई परवाह नहीं कि घर पर बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा जी घबरा रहा है। गार्ड, सब ठीक होगा वहिनी, आप धैर्य रखिए। नौकरानी शिवी के पास आई और उसे उठाकर पास की चेयर पर बिठा दिया। शिवाक्षी गुमसुम सी बैठी थी, चारों ओर नौकर चाकर और गार्ड्स खड़े उसका ध्यान रख रहे थे। कुछ देर बाद शिवाक्षी के फोन में नोटिफिकेशन आया। उसने झट से अपना फोन उठाया तो देखा सीएम साहब का ही मैसेज आया था। शिवाक्षी की आंखें भर आई। उसने जल्दी से मैसेज को ओपन किया। उसमें लिखा हुआ था, ये क्या बदतमीजी है रसभरी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपनी हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं करोगी तुम। मैं वहां नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरे घर को सिर पर उठा लो। शांत रहो, रात तक आ जाऊंगा। जरूरी काम से गया हूं और आज तो इसे खत्म करके ही आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम सही सलामत चाहिए हो। इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैसेज पढ़कर शिवाक्षी को थोड़ा सुकून मिला। उसने तुरंत रुद्रम को कॉल किया पर उसने उठाया ही नहीं। शिवाक्षी उदास सी बैठी रही। शिवाक्षी कुछ सोचने लगी और बोली, अब आप सब यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। मेरे सीएम साहब का मैसेज आ गया है, वो ठीक है। सब लोग अभी भी वहीं खड़े थे तो शिवी जोर से बोली, अरे जाओ ना, मैं ठीक हूँ। सभी लोग एक एक करके वहां से चले गए। शिवाक्षी ने अपनी तेज नजरें इधर उधर घुमाई तो उसने देखा कि एक गार्ड छुपते छुपाते पेड़ के पीछे जा रहा था। शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी। गार्ड रुका और फोन पर बात करने लगा। गार्ड, छह तो बज चुके हैं, अब कुछ ही देर में रुद्रम सर का मकसद शुरू हो जाएगा। बस आज वो लूकस किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए वरना दिक्कत हो सकती है। शिवाक्षी ध्यान से उसकी बात सुन रही। उसके होश उड़ गए। मतलब रुद्रम अपने मिशन पर गया हुआ है और आज वो उस लूकस के साथ जंग करने गया है। शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसने कस कर अपने मंगल सूत्र को पकड़ लिया। वो आदमी आगे बोला, ठीक है, एड्रेस बता दो, मैं यहाँ से 50 आदमियों को भेज देता हूँ। कुछ भी हो जाए, रुद्रम सर की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर गार्ड ने थोड़ी दूरी पर खड़े गार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, एड्रेस नोट करो, वहीं पर 50 आदमियों को लेकर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी। गार्ड 2, ओके। गार्ड 1, पोकरानी नगर वेस्ट, थावर मेटल इंडस्ट्रीज के सामने गोलगंज रोड। इतना कहकर गार्ड ने फोन काट दिया और वो दोनों तेजी वहां से चले गए। शिवाक्षी ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने उस एड्रेस को भी याद कर लिया और अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, आपकी जान खतरे में है, मैं यहाँ चैन से कैसे रहूं। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके लिए। आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मेरे जीने का सहारा हो, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आ रही हूँ सीएम साहब। शिवाक्षी ने ठान ली थी कि वो रुद्रम के पास जाकर रहेगी। उसे उसकी चिंता हो रही थी, पर इस लड़की को कौन समझाए कि रुद्रम अकेला ही काफी है सबके लिए। पर उसकी भी क्या ही गलती, ये तो एक पत्नी के नजरिए से सब कुछ देख रही है, जिसे किसी भी कीमत पर अपना पति सही सलामत चाहिए, जिसके वो कुछ भी कर सकती है। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और बंगलों की तरफ चली गई। सीधा अपने रूम में आकर उसने अपना बैग लिया और तेजी से बंगलों के बाहर आ गई। उसे देखकर गार्ड बोले, आप कहाँ जा रही है शिवाक्षी?
मुझे मेरे आश्रम जाना है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ उनके बिना। गार्ड, माफ करना वहिनी, पर भाऊ के सख्त ऑर्डर है कि आज पूरे दिन जब तक भाऊ घर वापस नहीं आ जाते आप इस घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। शिवाक्षी जोर से बोली, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपने घर, अपने आश्रम जा रही हूँ, जाने दो वरना। गार्ड, वहिनी, समझने की कोशिश कीजिए आप। जानती हैं, नो सीएम सर का गुस्सा। उनके खिलाफ जाकर हम सब अपनी मौत को ही बुला रहे हैं, कहीं आपको भी उनका वो रूप ना देखने मिल जाए जो वो कभी आपके सामने नहीं आने देते। शिवाक्षी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मुझे तुम खुद मेरे आश्रम छोड़ दो बस। काफी बहस करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो गार्ड माना और शिवी को लेकर आश्रम के लिए निकल गया। कुछ देर बाद शिवाक्षी अपने आश्रम पहुंच गई और बिना रुके सीधा अंदर चली गई। गार्ड ने आसपास घूम रहे रुद्रम के आदमियों को शिवी का ध्यान रखने का इशारा किया और वहां से चला गया। शिवाक्षी आश्रम के अंदर आई, शाम हो चुकी थी। काकी अंदर रात का खाना बना रही थी और बच्चे टीवी देख रहे थे। शिवी को देखकर सभी बच्चे खुश हो गए और उससे चिपक गए। शिवी ने सबको प्यार से देखा और काकी के पास चली गई। सबसे मिल लेने के बाद शिवी बोली, काकी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। काकी, रात होने आई है, कहाँ जा रही तू? और दामाद जी को बताया है ना? शिवाक्षी, अरे सबको बताकर आई हूँ, बस कॉलेज से जुड़ा कुछ काम है, करके आती हूँ। ओके काकी। काकी, ठीक आहे, पण ध्यान रखना, लड़की जात है हो। शिवाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। काकी खाना बनाने चली गई, बच्चे भी टीवी देखने लगे। शिवी अपने रूम में गई, उसने अपनी अलमारी से कुछ जरूरी सामान लिए और बैग में डाल दिया। उसने एक शॉल ली जिसे साड़ी के ऊपर ओढ़कर आश्रम के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाने लगी, पर रुक गई और वापस अंदर घुस गई। उसे रैली की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद रैली वाले आश्रम के पास से गुजर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर शिमवी उनके बीच घुस गई और आगे बढ़ने लगी। भीड़ की वजह से गार्ड्स को शिवी दिखाई नहीं दी और वो छिपती छिपाती आगे बढ़ गई। उसने एक कैब बुक की, उसकी एड्रेस बताया और अपनी मंजिल पर निकल पड़ी। पोकरनी नगर वेस्ट। आश्रम के बाहर ज्यादा नहीं, बस 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। एक गार्ड आगे आया। उसने गाड़ी का गेट खोला तो उसमें एक आदमी बेहद गुरूर और रौब से बाहर निकल आया। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। आंखों पर काला चश्मा था जिससे उसकी कुटिल आंखें नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर बस घमंड ही नजर आ रहा था। वो गाड़ी के पास खड़ा हुआ, अपने पैंट की जेब में डालकर अपनी तेज नजरों से उस पूरे आश्रम को देख रहा था। आश्रम का मैनेजर लोकेश आगे आया और सिर झुकाकर बोला, आइए सीएम साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके मकसद अ आ मेरा मतलब नहीं, हमारे आश्रम में। लोकेश की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। लोकेश भी शांत हो गया। लोकेश के साथ साथ रुद्रम बड़े रौब से अंदर जाने लगा। जॉनी भागता हुआ रसोई में आया और बोला, एमआर लूकस, वो सीएम आ चुका है। जॉनी की बात सुनकर लूकस के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से रसोई से बाहर निकल आया और पिलर के पीछे छुपकर आश्रम के हॉल में देखने लगा। वहां पर कई सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और उनके
बीच वो घमंडी आदमी खड़ा आश्रम के लोगों से बातें कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर लूकस को बहुत गुस्सा और नफरत पैदा हो रही थी। इस आदमी की वजह से ही आज लूकस की ये हालत है, वो इस तरह फंसा हुआ है। लूकस ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, आज तेरा काम तमाम है सीएम। तू आज भुगतेगा वो सब जो तूने मेरे आदमियों के साथ किया था। जॉनी, एमा, लूकस, आइए खाने का काम कर देते हैं, असली मिशन तो वही है। आज लूकस के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो वापस रसोई में चला गया। रुद्रम हॉल के एक लकड़ी के सोफे पर बैठ गया और उसके आसपास आश्रम के सदस्य बैठकर उससे जरूरी बातें करने लगे। रसोई में आते ही लूकस ने देखा खाना तो तैयार था। उसने अपने जेब से एक कांच की बोतल निकाली गई, उसे जॉनी को देते हुए कहा, इसे पूरे खाने में मिला दो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। जॉनी, आपको कौन सा काम है बताइए। लूकस, अरे अरे जॉनी, इतना क्या उतावला हुए जा रहा है, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। जॉनी, सॉरी एमा। लूकस, मेरा वो मतलब नहीं था। लूकस, कोई बात नहीं, चलो मैं आता हूँ, तुम यहाँ सब हैंडल कर दो। इतना कहकर लूकस वहां से चला गया। छुपते छुपाते वो आश्रम से बाहर चला गया। लूकस बाहर आया और आश्रम से थोड़ा दूर जाकर अपना फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। उसने फोन पर कहा, सब कुछ रेडी रखना, आज देर रात की फ्लाइट से ही मैं वापस आ रहा हूँ, आज सीएम का काम तमाम कर दूंगा। लूकस बात कर रहा था तभी उसके पास एक कैब आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की हड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। लूकस उसे हैरानी से देखने लगा। लड़की बाहर आई और जल्दी जल्दी में ड्राइवर को पैसे देने लगी। तभी वो ड्राइवर बोला, अरे वहिनी, थामा थामा, इतनी हड़बड़ी काई को कर रही हैं आप? शिवाक्षी, यहाँ मेरे पतिजी जान खतरे में हैं और आप मुझे थामा थामा बोल रहे हैं। लूकस शिवी की बातों को गौर से सुन रहा था। उसने अपना फोन जेब में डाल दिया और खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर हैरान होकर बोला, क्या हुआ आपके पति को? कहाँ है वो? शिवाक्षी, मुझे भी नहीं पता, बस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे। ड्राइवर, बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके पति सही सलामत अपने घर पहुंच जाओ। शिवाक्षी भावुक होकर बोली, तुम ही खूब खूब शुक्रिया आहे भैया। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से जाने लगा। तभी वो रुका और बोला, कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। शिवाक्षी, नहीं नहीं, आप जाइए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। ड्राइवर वहां से चला गया और शिवी पलट कर देखने लगी। लूकस ने शिवी के चेहरे को देखा और मन में बोला, ये कौन बला है, किसी आम घर की तो नहीं लग रही, पर है कौन ये? और इसके पति की जान खतरे में कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा, क्या पता आज मेरा काम हो जाए। लूकस ने खांसी खाई और बोला, क्या हुआ आपको मैडम? शिवाक्षी की नजर उस पर पड़ी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, पर कैप की वजह से उसके चेहरे को पहचान नहीं पाई कि यही खूंखार आतंकवादी लूकस है जिसके लिए उसका पति आज यहाँ आया है। शिवाक्षी बोली, कुछ नहीं लूकस, आप किसी परेशानी में लगती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसी एरिया में रहता हूँ। इसका चप्पा चप्पा मुझे पता है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कुछ भी। शिवाक्षी को उससे कुछ उम्मीद नजर आई और वो बोली, क्या आप बता सकते हैं कि आज यहाँ कोई बड़ी हस्ती आई है, कोई बड़ा आदमी? लूकस, कौन बड़ा आदमी, नाम तो बताइए। शिवाक्षी, नाम तो मुझे
भी नहीं पता, बस वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, नेता या बिजनेसमैन है। आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, क्योंकि उस नेता ने मेरे पति का किडनैप किया है। लूकस, आप खुद किसी नेता के घर से ही लगती हैं। शिवाक्षी, नहीं नहीं, मैं तो आम घर से हूँ और मेरे पति भी छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। उनका नेता से पंगा हो गया था, इसलिए नेता ने उन्हें उठवा लिया। प्लीज आप बस इतना बता दीजिए कि वो नेता या बड़ा आदमी है कहाँ, किस जगह पर। लूकस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवाक्षी ने उसे अच्छा खासा धुमा जो दिया था, पर वो भी कम कहाँ था। आखिर इतना बड़ा आतंकवादी जो है, उसने भी अपना दिमाग लगाया और कहा, आप किसी से कहना मत, पर मैंने सुना है यहाँ के आश्रम में सीएम साहब आए हुए हैं। मैं वहीं पर रसोइया हूँ, उनके लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिला है हमारी टीम को। आप चाहो तो मैं आप को उन तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है इस सीएम ने आपके पति को किडनैप किया हो। शिवाक्षी हैरान रह गई। इसका मतलब रुद्रम उसके पास में ही है और अब वो उसके पास जा सकती हैं। उसने अपने मन में कहा, बप्पा मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे पता है वो अपने आप में काफी है, पर मेरा दिल को उनके घबराता है। उसका क्या करूं, इसलिए आज यहाँ आई हूँ कि बस उन्हें देख लूं। सही सलामत मैं उनके लिए कोई मुसीबत नहीं बनना चाहती, पर मेरा डर मुझे यहाँ तक ले आया। अब उनके साथ ही वापस जाऊंगी। लूकस शिवाक्षी के चेहरे को देखकर मन ही मन शैतानों की तरह हंस रहा था। वो इस लड़की को जानता तो नहीं था, पर हो सकता है कि ये लड़की उसके किसी काम आ जाए। शिवाक्षी ने अपने आप को शांत किया और बोली, आपका आभार होगा अगर आप मुझे उस सीएम तक पहुंचा दो तो। लूकस, जी जरूर। आश्रम के अंदर रुद्रम चश्मे में से चारों तरफ अपनी बाज जैसी नजरों से देख रहा था। उसके गार्ड्स भी चौकन्ने होकर खड़े थे। अचानक रुद्रम का दिल तेज तेज रफ्तार से धड़कने लगा। उसे एहसास हो कि शिवाक्षी उसके आसपास है। रुद्रम परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मन में बोला, शांत जो जाओ, इतना कंट्रोल से बाहर होने की जरूरत नहीं है। काम होते ही हमें उसके पास ही जाना है। वो सही सलामत घर पर है। अभी मुझे मेरे मकसद पर फोकस करना है बस। रुद्रम ने गहरी सांस ली और आश्रम के मेंबर्स से बातें करते हुए चारों तरफ देखने लगा। उसकी ये बेचैनी आम नहीं थी, कुछ तो बात जरूर है जो उसे दिखाई नहीं दे रही। जॉनी ने किचन में अपना काम कर दिया था और बस लूकस के एक इशारे की देरी थी। बाहर रुद्रम आश्रम के सदस्यों से उनकी डेली की दिक्कतों के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसके कुछ गाइस उसके पास में झड़े थे। आज सभी की आंखों पर काले चश्मे पहने हुए थे। लोकेश किचन में गया और उसने सारे खाने को देखा और बोला, खाना तो वो शायद ही खाएंगे जितना सीएम साहब को मैं जानता हूँ। जॉनी, सर तो अब हम क्या करें, उनके लिए कुछ और बना दे। लोकेश, ऐसा करो, शरबत बना दो, वो तो पी ही लेंगे सीएम साहब। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया। उसके जाते ही जॉनी ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। जल्दी से उन्होंने एक बड़े से पतीले में शरबत बनाना शुरू किया। जैसे ही वो बन गया, जॉनी ने उसमें कुछ डाल दिया जो उसे लूकस ने दिया था। कुछ देर बाद लूकस भी वहां आ गया। जॉनी ने उसे सब कुछ बता दिया। लूकस ने उनसे कहा, ठीक है, अब जरा सीएम को अपना शरबत तो चखाओ ताकि मैं उस तक आसानी से पहुंच जाऊं। जॉनी ने अपने आदमियों को इशारा किया तो 4-5 आदमी ट्रे पकड़ कर हॉल की तरफ बढ़ गए। हॉल में रुद्रम अभी भी इधर उधर देख रहा था। उसे आज अजीब से एहसास हो रहे थे। उसने आज से पहले कई मिशन
किए थे, पर आज के एहसास काफी अलग ही लग रहे थे। रुद्रम अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसे कुछ आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखे। रुद्रम ने अपने आदमियों की तरफ देखा तो वे समझ गए और सावधानी से खड़े हो गए। लूकस के आदमी सबसे पहले रुद्रम के पास गए और उसके आगे ट्रे बढ़ा दी। रुद्रम ने ना में सिर हिला दिया। पिलर के पीछे खड़े लूकस को बहुत गुस्सा आया, पर वो अब कर भी क्या सकता था। ये तेज आदमी तो शरबत ले ही नहीं रहा था। लूकस के आदमियों ने बाकी सबको शरबत पकड़ा दिया और सबने पी भी लिया। लूकस के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी गंदी निगाह से सामने राजा की तरह बैठे रुद्रम को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो जंग जीत जाएगा और रुद्रम उसके हाथ लग जाएगा। कुछ देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सबको चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में वहां खड़े सभी लोग बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और रुद्रम के सामने बैठे आश्रम के लोग भी बेहोश होकर गिर पड़े। रुद्रम उन सबको देखकर हैरान हो गया। सब कि अचानक क्या हो गया, ऐसे गिर क्यों पड़े। रुद्रम ने आसपास देखा तो उसके गाइस भी बेहोश हो गए थे। रुद्रम चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने आदमियों को आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। रुद्रम को कुछ साजिश होने का अंदेशा हो रहा था। वो हैरानी से सब कुछ देख रहा था। उसके सभी गाइस बेहोश हो गए थे और यहाँ अब कोई नहीं था। रुद्रम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और जैसे ही किसी को कॉल करने लगा, तभी किसी ने उसे शूट कर दिया। उसके हाथों को छूकर गोली निकल गई, पर उसका फोन नीचे गिर गया। रुद्रम दंग रह गया और सामने देखने लगा तो उसे कैप पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में गन पकड़ी हुई थी। रुद्रम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, सीएम अपने दिमाग पर इतना भी जोर मत दे, थोड़ा आराम दे। इस दिमाग को कितना यूज करता है तू, इसको थोड़ी शांति दे। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी कैप उतार कर फेंक दी। उसका चेहरा देखकर रुद्रम दंग रह गया। ये तो वही खूंखार आतंकवादी लूकस था जिसके पीछे सभी देशों की पुलिस पड़ी है। रुद्रम के कंफ्यूज चेहरे को देख कर लूकस को और हंसी आ गई। वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और चालाकी से बोला, मुझे मारने चला था, जीना हराम करके रखा हुआ है तूने और उस गुमनाम आदमी ने मेरा। आज तुम दोनों को मार कर मैं अपने आपको इनाम दूंगा। आज तेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में। बड़ा अफसोस हो रहा है तेरे लिए, क्योंकि तेरी तो नई नवेली दुल्हन घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी कि उसका पति आएगा, पर उसे क्या पता कि उसका पति तो आज हमेशा हमेशा के कहीं और ही जाने वाला है। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने हाथों को झटका और वापस उसी सोफे पर जाकर आराम से किसी बादशाह की तरह बैठकर लूकस को देखने लगा। लूकस उसे निश्चिंत देखकर हैरान हो गया और बोला, तू इतना आराम से क्यों बैठा है? देख, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है। डर मुझसे भीख मांग मुझसे, पर मैं तुझे भीख दूंगा नहीं बल्कि मौत दूंगा। रुद्रम अभी भी आराम से सोफे पर बैठकर बिना किसी भाव से उसे घूर रहा था। उसे देखकर लूकस को गुस्सा आने लगा। तभी रुद्रम बेबाक तरीके से और बड़े रौब से बोला, मुझसे लड़ने के लिए तू अकेला ही आया है क्या? देख, तू अकेला आया है तो मैं बता दूं, अगले 5 मिनट में तू ढेर है, और जो अगर अपने कुछ आदमी भी लाया है तो फिर प्रोग्राम आधे घंटे तक चल सकता है। डर मत, मैं अकेला ही लड़ूंगा तुम सब से। अब क्या करूं? मेरे सारे आदमियों को तो तूने धोखे
से बेहोश कर दिया है, तो अब बचा मैं तेरा काल, तेरा अंत, तेरी मौत। तैयार है ना? तू गंदी नाली के कीड़े, तुझे कुचल कुचल कर मारूंगा आज मैं। रुद्रम की बात सुनकर लूकस को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाते हुए उसके करीब आने लगा। तभी रुद्रम उससे भी तेज आवाज में दहाड़ा और उछलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लूकस की हालत खराब हो गई। उसने पहली बार किसी की इतनी भयानक दहाड़ सुनी थी। लूकस रुद्रम के डरावने चेहरे को देख कर कांप रहा था। आज उसे पहली बार किसी से इतना डर लग रहा था। रुद्रम ने अपने चश्मे को निकालकर फेंक दिया। लूकस की आत्मा तक हिल गई। रुद्रम की लाल और बवाल मचाती आंखें देखकर रुद्रम उसके करीब बढ़ने लगा। उसकी आंखें, जो एकदम लाल हो चुकी थी, उन्हें देखकर लूकस डर के मारे पीछे खिसकने लगा। रुद्रम पर गुस्सा हावी हो रहा था। अपने दांत पीसते हुए वो बोला, साले तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी जमीन पर खड़ा होकर मेरे सामने चीख सके। ऐसी ऐसी जगह गोली मारूंगा न कि साला तू चाहकर भी बच नहीं पाएगा, कुत्ते की औलाद। रुद्रम का गुस्सा देखकर लूकस पीछे हटने लगा और हड़बड़ाते हुए बोला, सीएम मुझसे दूर रह, देख मेरे हाथ में गन है, इसे तेरे सीने में ठोक दूंगा। तेरा कोई आदमी भी तुझे बचाने नहीं आ सकता। सब के सब बेहोशी में झूल रहे हैं। वहीं रुक जा। रुद्रम ने अपने कोट के बटन खोल दिए और अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी करते हुए शैतानों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी दाढ़ी को मसला और खतरनाक तरीके से बोला, मैं अकेला काफी हूँ, तू भेजना अपने आदमियों को, जरा मैं भी तो देखूं कितने हैं, कैसी ट्रेनिंग दी है तूने उन्हें। रुद्रम का सर चेहरा देखकर लूकस की हवा टाइट हो गई। उसने तेज आवाज लगाकर अपने आदमियों को पुकारा। कुछ ही पलों में रुद्रम के सामने 40 से 50 आदमी खड़े थे। उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, क्योंकि आश्रम में हथियार एलो ही नहीं था। लेकिन वो सभी आदमी काफी हट्टे कट्टे लग रहे थे। रुद्रम की नजर अभी भी लूकस के ऊपर जमी हुई थी। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिससे लूकस डर रहा था। लूकस ने गुस्से से अपने आदमियों से कहा, तुम सब देख क्या रहे हो, मारी इसे, एक एक हड्डी तोड़ दो इस सीएम की। इसने मेरे कितने ही आदमियों को मारा है, उनके साथ ना जाने क्या क्या किया है, आज इसे छोड़ना नहीं है। रुद्रम ने अपने कोट को उतार कर फेंक दिया और शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बड़े जुनून से बोला, तुम सब कुत्तों से तो मैं अकेला ही लड़ूंगा। आओ जल्दी आओ लूकस, और तेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तेरा एक भी आदमी बचा नहीं है, सब नींद ले रहे हैं। जब तक ये जागेंगे तब तक तेरा काम हो जाएगा। रुद्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसे देखकर वहां खड़े सब लोग डरने लगे। रुद्रम की हंसी में सबको अपनी मौत नजर आ रही थी। लूकस ने अपना थूक गटक लिया और बोला, जाओ मारो इसे। 4-5 आदमी एक साथ रुद्रम की तरफ बने और उससे जाकर भीड़ गए। रुद्रम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसे पल में उन तीनों को तोड़ मरोड़ कर जमीन पर गिरा दिया। लूकस उसके मारने की स्किल्स देख कर हैरान था, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह मार धाड़ नहीं कर सकता। जरूर इसमें कोई खास बात है। इस बार एक साथ 10 आदमी उससे भीड़ गए। पता नहीं रुद्र के हाथों में ऐसा क्या लगा हुआ था कि जिससे वो किसी भी आदमी को हाथ भी लगा था तो उस आदमी के उस जगह से खून निकल रहा था। दर्द के मारे वो आदमी चिल्लाए जा रहे थे। उनकी चीखें काफी दर्दनाक थी। रुद्रम ने 2 आदमियों को पकड़ा
और उनके माथे आपस में जोर से भिड़ा दिए। उनके सिर से खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए जहां पहले से कई आदमी गिरे हुए थे। उन आदमियों की देखकर रुद्रम के सामने खड़े 3 आदमी डरकर पीछे हटने लगे तो रुद्रम ने बिना उनकी तरफ देखे एक की कॉलर पकड़ी और दूसरे की उसकी बेल्ट में पकड़कर दोनों को जोर से अपनी तरफ खींचा। दोनों रुद्रम की लाल आंखों को देखकर कांप रहे थे। रुद्र उन्हें अपनी नफरत से देख रहा था। उसने एक आदमी की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन फुट गई और खून की धारा फूटकर बाहर निकल गई। वी आदमी उसी वक्त मर गया। रुद्रम का हाथ खून से लाल हो गया था। उसने उस आदमी की नीचे गिरा दिया और खूंखार शेर की तरह दूसरे आदमी की तरफ देखा। जी जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। कितनी बुरी मौत मारा गया था आज उसे। रुद्रम ने उसके बेल्ट को छोड़ा और शैतानी मुस्कान लिए बोला, क्या हुआ? उसे देख कर डर लग रहा है कि कहीं तुझे ऐसी मौत ना मार दूं। अरे नहीं नहीं, तेरे कुछ नया है, चल देख। इतना कहकर रुद्रम बहुत जोर से अपनी पूरी ताकत लगा कर उसके पेट में मुक्का मार दिया। एक झटके में उस आदमी की सारी नसें फूट गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो भी जमीन पर गिर गया। रुद्रम के हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने गुस्से से बाकी सभी आदमियों को तरफ देखा तो सब एक बार के लिए पीछे हट गए, पर वापस सभी एक साथ रुद्रम के ऊपर टूट पड़े। रुद्रम चारों तरफ से उन आदमियों से घिरा हुआ था। सब लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे। ये देखकर लूकस को सुकून मिला। चलो अब ये सब मिलकर रुद्र को दबोच लेंगे। तभी रुद्रम के जोर से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे लूकस के कान फटने जैसे हो गए। वो कांप उठा और रुद्रम की तरफ देखने लगा। रुद्र ने एक झटके से सारी आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। सभी आदमी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर तो किसी का तो रुद्रम ने क्या क्या तोड़ा था कि वो खड़ा होने की कंडीशन में भी नहीं था। और कई आदमी तो मौत के मुंह में चले गए थे। सारे आदमियों को ढेर करने के बाद रुद्र ने अपने बालों को झटका। उसके पसीने की बूंदें चारों तरफ हवा में उड़ रही थी। रुद्रम इतना कातिल और हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल दिमाग सब कुछ हार बैठे। रुद्रम एकदम खामोश सा खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लूकस अपने सभी आदमियों को जमीन पर ढेर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर लूकस को डर लगने लगा। ये सीएम कितना खतरनाक आदमी है कि इसने अकेले 40-50 आदमियों को ढेर कर दिया, वो भी बिना किसी हथियार के। लूकस ने डर के मारे रुद्रम की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये तूफान से पहले की शांति थी जिसका अंदेशा लूकस को हो रहा था। जॉनी ने रुद्रम के खूंखारपन को देखा तो लूकस के पास जाकर धीरे से बोला, एमा लूकस आप तो गए। लूकस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया और बोला, देखो ना, हमारा एक भी आदमी नहीं बचा, सबको इसने अकेले ही उन्हें खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे? लूकस, हुकुम का इक्का अभी बाकी है, तू शांत रह। जॉनी हैरानी से उसे देखने लगा। अब लूकस क्या करने वाला था? लूकस ने रुद्रम की तरफ बंदूक तान दी और जोर से बोला, ए सीएम, सच सच बता, तू कौन है? क्योंकि आज इतना तो पता चल गया है कि तू कोई आम आदमी तो नहीं है। बोल, क्या काम है तेरा? क्या पहचान है तेरी? बोल, वरना ये 5 गोलियां तेरे सीने में ठोक दूंगा। रुद्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। रुद्रम ने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बड़े रौब से अपने हाथ पोंछने लगा।
लूकस को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्रम उसे कब से इग्नोर किए जा रहा था। लूकस ने अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इग्नोर करेगा, आज तो तेरा सीना छलनी करके रहूंगा। रुद्रम ने अपने रूमाल को जमीन पर पड़े आदमी के मुंह पर फेंक दिया और खतरनाक तरीके से बोला, ओम शांति। रुद्रम एक झटके से लूकस की तरफ मुड़ा और अपने पैंट की जेब हाथ डालकर बड़े स्टाइल से खड़ा होकर उसे देखने लगा। रुद्रम के चेहरे पर गुरूर और रौब साफ साफ दिख रहा था। उसने लूकस के कांपते हाथों को देखा और कटाक्ष में बोला, इतनी एक्टिंग काफी है, तुम सब की अब उठ जाओ, ज्यादा एक्टिंग कि ज्यादा पैसा नहीं दूंगा मैं, समझल। रुद्रम की बात सुनकर जमीन पर पड़े शरबत पीने वाले सभी लोगों के चेहरों मुस्कान तैर गई। लूकस हैरानी से रुद्रम को बात को सुन और समझ रहा था। तभी रुद्रम के सभी आदमी जो बेहोश हो गए थे एक साथ खड़े हो गए और अपने कपड़े झटकने लगे। यहाँ तक कि आश्रम के भी सभी सदस्य खड़े हो कर लूकस की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे ही लूकस एक उल्लू है। लूकस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्रम के सभी आदमी एकदम सही सलामत है और उसके सामने खड़े हैं, पर इन्हें तो बेहोशी की दवाई दी गई थी, पर ये होश में कैसे आ गए। रुद्रम लूकस के कंफ्यूज चेहरे को देखकर बड़ी अकड़ में बोला, ए पाटिल, जरा अपने भाव को पानी तो पीला, इन कुत्तों की धुलाई करते करते मेरे जिस्म में पानी की कमी हो गई है। लूकस हैरानी से चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि आज तो रुद्रमे के साथ उसका राइट हैंड, उसका साथी पाटिल आया ही नहीं था, तो रुद्र किसे पुकार रहा था। लूकस इतना सोच ही रहा था कि तब तक लोकेश ने अपने चश्मे को उतारकर फेंक दिया और अपनी नकली दाढ़ी को उतारते हुए बोला, बस एक मिनट भाऊं। लूकस की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब जो आश्रम का मैनेजर बनकर उन सब के सामने घूम रहा था वो कोई और नहीं, सीएम का राइट हैंड उसका पाटिल है। लूकस को डर लगने लगा, उसे कोई बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा हो गया था। उसने कसकर अपनी बंदूक तान दी और आश्रम के बूढ़े लोगों पर निशाना साधते हुए कहा, ए सीएम, तूने बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे साथ, पर तेरी चालाकी इन बुड्ढों पर भारी पड़ेगी। इस उम्र में ये सब गोली खाकर मरेंगे, देख अब एक एक बूढ़े को कैसे मारता हूँ। पाटिल ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और उसे रुद्रम के हाथों में थमा दी। कोई भी लूकस की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, सब के सब उसे इग्नोर कर रहे थे। रुद्रम ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और पानी को अपने चेहरे पर बड़े आकर्षक तरीके से गिराने लगा और बाद में जोरों से अपने सिर को झटकने लगा। उसने डरावने तरीके से लूकस को घूरते हुए पानी पिया और बोतल को उसके पैरों के पास फेंकते हुए कुटिल मुस्कान लिए बोला, कौन बूढ़े किस के बुड्ढे? मुझे तो यहाँ कोई बुड्ढा दिख नहीं रहा। पाटिल, तुझे दिख रहा है क्या? बोल। पाटिल चारों तरफ देखकर बोला, ना ही ना भाऊ, इधर तो सब अपने जैसे जवान खून के हैं। हाँ, पर एक बुड्ढा जरूर दिख रहा ये लूकस साला। इतना कहकर पाटिल जोर से हंसने लगा और उसके साथ ही रुद्रम के बाकी सभी आदमी भी हंसने लगे। लूकस को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? तुम सबको रुको, अभी बताता है। लूकस जैसे ही गन पॉइंट करने लगा तभी रुद्रम अपनी खतरनाक लुक से बोला, अब तुम सब की एक्टिंग का टाइम भी खत्म हुआ। रुद्रम के कहते ही वहां मौजूद जितने भी बुड्ढे दिखने वाले लोग थे उन सब ने अपने नकली दाढ़ी मूंछ को हटा दिया और जो बूढ़ी औरतें थीं उन्होंने अपने चश्मों को उतार कर फेंक दिया और अपने नकली सफेद बालों को भी उतार कर फेंक दिया।
सब लोग अपने असली रूप और पहचान के साथ उस नीच आदमी के सामने खड़े थे। लूकस के लिए एक और बड़ा झटका था ये। यहाँ पर कोई बुढ़ा आदमी था ही नहीं, ये सब के सब रुद्रम की टीम के मेंबर्स थे जो मिलकर प्लानिंग किए थे इस लूकस को फंसाने की। लूकस के पसीने छूटने लगे, उसे इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा सोच समझ कर ही यहाँ आना चाहिए था। उसने आज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी जिसका परिणाम ये खूंखार सीएम उसके सामने उसकी मौत बनकर खड़ा है। लूकस के डर से नीले पड़े चेहरे को देखकर रुद्रम घमंड से मुस्कुरा रहा था और बड़े रौब से सोफे पर जाकर बैठ गया, टांग पर टांग रख कर अपनी कुटिल निगाहों से लूकस को देखते हुए कटाक्ष में बोला, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, ये कोई आश्रम नहीं है, ये मेरा रचा एक जाल है। ये कोई आश्रम के बूढ़े सदस्य नहीं, ये मेरी टीम के वेल ट्रेंड मेंबर्स हैं। यहाँ सब कुछ मेरा है और जो जो तेरा था देख उन्हें वो जमीन पर रेंग रहे हैं, और एक तू है जिसे बस अभी निपटा ही रहूंगा। लूकस जोर से बोला, तूने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, तेरी इतनी हिम्मत, तू नहीं जानता मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तू इस देश के लिए जीता है ना, इसे देश का एक एक इंसान तेरे लिए कीमती है ना, उनके लिए तू कुछ भी कर सकता है ना। तो अब तेरी इतनी बड़ी जीत पर, तेरे बिछाए इतने भयानक जाल पर मेरी एक भोली सी सीधी साधी लड़की ही भारी पड़ेगी और तू घुटने टेकेगा। लूकस की बात सुनकर जॉनी भी हैरान रह गया। अब लूकस क्या करने वाला है, क्योंकि अब तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक टक लूकस को देखे जा रहा था। तभी लूकस जोर से और घमंड से बोला, लेकर आ उस लड़की को, मेरे हुक्म के इक्के कोडोट। इतना कहते ही रुद्रम के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रुद्रम के भौहें आपस में तन गई। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है किसी लड़की के साथ। रुद्रम ने झटके से उस आवाज की दिशा में देखा तो उसके होश उड़ गए। एक आदमी लड़की की बाजू को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसे खींचकर लूकस के पास ला रहा था। रुद्रम और उसकी पूरी टीम के होश उड़ गए, सब लोग दंग खड़े उस लड़की को देखते रहे। रुद्रम बुरी तरह से चौंक गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उस आदमी ने लड़की को लूकस के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और उसकी बाजू को पकड़े रखा। वो लड़की बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें नहीं पता मेरा पति कौन है, उन्हें पता चला ना तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोड़ो नीच इंसान। उस लड़की को देखकर रुद्रम जोर से चिल्लाकर बोला, शिवाक्षी। रुद्रम की आवाज सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए। उसने झट से अपने सामने देखा तो दंग रह गई। उसका पति, उसका रुद्रम उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। शिवाक्षी की आंखों में पानी आ गया और वो भावुक होकर बोली, सीएम साहब। लूकस उन दोनों की आंखों को देखने लगा, कैसे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तड़प और बेचैनी दिख रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आने लगी। तभी शिवाक्षी बोली, सीएम साहब आप ठीक तो है ना? मैं आपको सुबह से ढूंढ रही हूँ। आपको पता है मेरी क्या हालत हो गई थी आपके बिना। कुछ बोलिए ना, ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? आई मिस यू सो मच। शिवाक्षी की बात सुनकर लूकस के चेहरे पर भद्दी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, लड़की तू अपने पति को ढूंढ रही थी न? देख मुझे लगता है इसी सीएम ने तेरे पति को
किडनैप किया होगा, पूछो इससे कि कहाँ है तुम्हारा पति। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, चुप रहो तुम बदतमीज। औरतों से बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, और चले मेरा पति ढूंढने। सीएम ही मेरा पति है, समझे। लूकस हैरान रह गया और रुद्रम के गुस्से में जल रहे चेहरे को देखने लगा, जो अपनी खा जाने वाली नजरों से शिवाक्षी को देख रहा था। लूकस कभी शिवाक्षी को देखता तो कभी रुद्रम को देखता। पाटिल के माथे पर पसीना आने लगा था। उन लोगों की जीत हो चुकी थी, पर लास्ट मोमेंट पर उन सब की कमजोरी इस लूकस के हाथ लग गई थी। रुद्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था और उतनी ही बेचैनी भी हो रही थी कि इस लड़की के साथ कुछ हो गया तो रुद्रम क्या करेगा, कैसे जिएगा। लूकस उनका चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया और जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग उसकी हंसी को देखकर हैरान हो गए थे। लूकस रुका और बोला, अरे वाह, मैंने तो सोचा था एक मामूली लड़की से तुझे ब्लैकमेल करूंगा और यहां से भाग जाऊंगा, पर मेरी किस्मत देख, मेरे हाथ में तो सीधा सीएम की गर्दन लगी है। अरे जॉनी, हम हारी हुई बाजी जीत गए हैं। सीएम साहब की बीवी जो हमारी पकड़ में है, अब आएगा मजा। अब सीएम मेरे सामने घुटने टेककर इस लड़की की भीख मांगेगा। रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ शिवाक्षी की वजह से। अगर वो यहाँ नहीं होती तो वो अब तक तो लूकस को मार चुका होता, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ लूकस के हाथों में है, यहाँ तक कि रुद्रम की जान भी लूकस के पास है। आज रुद्रम को शिवाक्षी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर आज वो रुद्रम के हाथ आती है ना, तो फिर रुद्रम उसे छोड़ेगा नहीं। अपना आपा खोकर उसके साथ ना जाने क्या क्या कर देगा। शिवाक्षी को भी अब डर लगने लगा था, शायद उससे कोई गलती हो गई थी, तभी तो रुद्रम उसे इतने गुस्से से देख रहा है। शिवाक्षी को अब रुद्रम से डर लग रहा था। उसकी लाल आंखें एक टककब से शिवी को घूर रही थी। शिवी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुद्रम बेहद जोर से और गुस्से में चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? क्यों आई तुम यहाँ और कैसे आई? बेवकूफ लड़की, क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सटक गया है क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमसे बात कर रहा हूँ? रुद्रम के बेहिसाब गुस्से को देखकर शिवाक्षी सहम गई और कांपने लगी। लूकस को तो बहुत मजा आ रहा था, उसका प्लान काम जो कर रहा था। शिवाक्षी हड़बड़ाकर बोली, वो माँ, मैं आपके लिए। शिवी इतना ही बोली थी कि रुद्रम चीखते हुए बोला, चुप, एक दम चुप, मुंह तोड़ दूंगा आज तो तुम्हारा। इतनी बड़ी बेवकूफी की है तुमने। शिवाक्षी, एक बात याद कर लो, यहाँ से हम दोनों सही सलामत बाहर जा रहे हैं, पर बाहर जाते ही मैं जो तुम्हारी हालत करने वाला हूँ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। रुद्रम की आग से जल रही आंखें, उसका डरावना चेहरा देखकर शिवी बुरी तरह से डर रही थी। आज उसे उसका रुद्रम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने तो एक गुस्सैल और बेरहम आदमी खड़ा था, जिसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था शिवी पर। लूकस, ये तेरी गलतफहमी है सीएम की, तू और तेरी बीवी यहाँ से सही सलामत निकल जाओगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज सबसे पहले तू मरेगा और तेरी ये माशूका को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ दिन इसके साथ खेलूंगा, पता है तेरी यूज की हुई है, पर माल तो बढ़िया लग रही है। लूकस का इतना ही बोलना था कि रुद्र और उसके सारे आदमी तेजी से
लूकस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे, तभी लूकस ने शिवाक्षी को गर्दन से पकड़ लिया और उसके माथे पर बंदूक तान दी। रुद्रम के कदम वहीं ठहर गए, उसके आदमी भी वहीं रुक गए।